Assalamu alaikum students. This is the second part of my video that we leave the previous video in the topic that is related to the advantages of organic and inorganic fertilizers. First of all, I told you that what are the fertilizers. These are the essential nutrients of the plant that are very much necessary for the optimum growth of the plants. So when these fertilizers are less in our soil, then we add more fertilizers in order to promote more growth in the plant, that include organic and inorganic fertilizers. As I mentioned in the previous class that there are the organic and inorganic fertilizers that are very much important for the growth of the plant. So we pursue further. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनकी वजह से आपको फिर मैंने डिफरेंट एडवांटेजेस भी बताए हैं। लेकिन अब हम इस वीडियो में फ़र्दर बताएंगे कि अगर हम इसे एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा अगर इन्हें यूज़ करें तो फिर वो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। कैसे हार्मफुल होता है तो हम अब वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस दैट हाउ दीज फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर द प्लांट और हाउ दे आर इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। अब स्टूडेंट्स देखें, हम डे टू डे लाइफ में जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी हमें बीमारी होती है तो हम मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मेडिसिन्स का एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो फिर वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है फर्दर उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जितनी भी मेडिसिन ले लो, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यूज टू हो जाता है। इसी तरह से फर्टिलाइज़र्स को आप भले इस्तेमाल करें प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अब आप फर्टिलाइज़र्स को इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर सकते कि वो फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए एक ख़ास अमाउंट में इन फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना फ्रूटफुल है। सो स्टूडेंट्स, all the fertilizers are very much necessary part of the plant. For the plant growth it is necessary, but if we use these fertilizer over amount, so it cause a lot of damages in the plants. So that's why there is a certain considerable limit in which you use all these things. So now today the next topic is about the environmental hazards related to use the chemical fertilizers. आप जो chemical fertilizers आपने यूज़ किए हैं वो किस तरह से आपकी environment को जो है वो डिप्लीट करते हैं या किस तरह से वो ख़तरनाक है आपकी environment के लिए, देख लेते हैं। जब आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो सॉइल के अंदर सैलिनिटी यानी कि नमकियात की तादाद ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि ज़्यादा नमक वाली सॉइल में कभी भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता और जो प्लांट के अंदर एसिडिटी है सॉइल की वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें प्लांट का ग्रो होना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हैं उनसे ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, ठीक है, कि जैसे ही उनकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपाउंड रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में, उनकी इमिशन होती है एनवायरनमेंट में, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस कंपाउंड है में आ जाता है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से निकलता है, जो कि हमारे पास क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस कितनी हार्मफुल होती हैं हमारी एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी वजह से जिस वक्त वो एब्जॉर्ब हो जाता है या लीच हो जाता है हमारी सॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से एनिमल्स और ह्यूमंस की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास एल्गी की ग्रोथ जो है, जिसको आप कहते हैं ना, जिस जगह पे भी आप जाते हैं तो आपको उल्ली, जिसको आप कहते हैं अपनी हैंको की ज़बान में, ब्रेड के ऊपर भी लगी होती है वो, या इस तरह का, ठीक है। तो अगर आप जाएँ तो जितने भी आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं अगर आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो एल्गी की ग्रोथ को ज़्यादा कर लेंगे, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को, जिस वक्त एल्गी बहुत ज़्यादा, देखें जब आप पानी के ऊपर देखते हैं ग्रीन कलर की तय होती है, ठीक है, झिल्ली की तरह की तय होती है, पूरी की पूरी तय जो है वो आ जाती है स्ट्रीम्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, सी के ऊपर, वो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से आती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे के पूरा जो पानी है उसको कवर कर लेता है ये एल्गी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ को नहीं में प्रॉपर सप्लाई होती, जिसकी वजह से फिशेस की और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है।
So students, today we studied about the environmental hazards that are related to the use of chemical fertilizers. That what are the different type of environmental hazards that are related to chemical fertilizer? It include that what happen when we use more chemical fertilizer, then it increase the soil salinity, that amount of salts in the soil increases, and also the acidity of the soil also increases, that directly or indirectly affects the plant. And what happened when we add more chemical fertilizer? It cause the emission of greenhouse gas. And what is the name of that greenhouse gas? That is the nitrous oxide. What happened when the nitrous oxide is leached into our soil? It causes the harmful effects to the human and animal health. And what is the meaning of eutrophication? It is the excessive or the increased growth of algae on the upper layer of the soil, upper layer of the water. We called it eutrophication. What happened due to the eutrophication or due to increased growth of algae? There is a depletion of oxygen, that the oxygen supply is prevented. So what happened? Then the aquatic life is affected, which caused the death of the many aquatic life. अब स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से हमारे पास फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब हमने फूड की बात की, न्यूट्रिशन की बात की, कि खुराक हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि खुराक से हमें एनर्जी मिलती है, और इसके अलावा बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हम कोई भी अपनी खुराक या फूड लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के कौन से वो हिस्से होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए फूड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फूड जो है वो क्यों ज़रूरी है? फूड ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और आपकी अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। इन अ सिंपल वर्ड, सर्वाइवल, लाइफ, ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए हमारे पास फूड के कंपोनेंट्स या फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, उनमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ स्टूडेंट, what is the food? Food is the essential thing that without food we do not survive. And why we needed food? In order to get energy and all the essential nutrients that are essential for our survival. So why food is important? Food is important for growth, food is important for reproduction, food is important for maintenance of our life and good health. So what are the major components that you get from food? We get from food carbohydrates, proteins and fats. These are the three major components of food. अब हम स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि काइंडली आपके बुक के ऊपर कोई भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको ज़रूर पढ़ें। आज के लेक्चर में जितनी भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने भी ऐड किए हैं, तो आप मस्ट उन्हें रीड किया करें। जो विंडो में आपको दिए जाते हैं उनको इग्नोर नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड की जो सबसे मेजर सोर्स है एनर्जी का हमारे फूड के अंदर, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर आप केमिस्ट्री देखें, वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ज़्यादातर आप कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट को आप स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं फूड से। ठीक है, और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है तो वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज फिर आपके ब्लड में शामिल होती है, और फिर आप जो है वो ब्लड से एनर्जी हासिल करते हैं, और इस तरह से आपकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, और ज़्यादातर सोर्सेज कौन सी हैं या कहाँ पे आपको कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकती हैं? पोटैटो से मिल सकती है, राइस से मिल सकती है, ब्रेड से मिल सकती है, और दालों से या सीरियल से मिल सकती है। अगर आप एस्टिमेट लगाएं कि कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, तो अगर आप 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करें यानी कि उसकी ब्रेक डाउन करें, तो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से। तो ये इतना एसेंशियल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। और हमारे पास जो है जो ग्लूकोज है, आपको जितनी आप ग्लूकोज खाते हैं, आप ज़रूरी तो नहीं है सारी की सारी ग्लूकोज आप यूज़ करें। जो ग्लूकोज आप यूज़ करते हैं वो तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उसको यूज़ करते हैं लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन जो ग्लूकोज बच जाती है, जो यूज़ नहीं होती, वो क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और कहाँ पे स्टोर होती है? आपके मसल्स के अंदर, आपके लीवर के अंदर वो क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। लेकिन
अब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की भी आपकी बॉडी के अंदर एक ख़ास कैपेसिटी है। जब आप उससे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो फिर वो आपकी बॉडी में चर्बी बना देगी, फैट बना देगी, फैट की फॉर्म में वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी। So students, out of the essential component we discussed about the carbohydrate. What is the carbohydrate? It is the major source of energy. And how carbohydrate is made up of, and what is the composition of carbohydrate? It is made up of carbon, hydrogen, oxygen. And in which form you take in the carbohydrate? We take or obtain the carbohydrate in the form of starch. And the starch is the large compound of the carbohydrate. How it is converted into glucose? With the help of your digestive system. That with the help of digestive system it is converted into glucose. And what happened next? It is then add into our bloodstream. And what happened? Then we get energy from this carbohydrate. And what are the different sources of carbohydrate? That include potato, rice, bread and cereals. And how much energy you get from 1 gram of carbohydrate? We get 4 kilocalories energy from 1 gram of carbohydrate. And what happened if the glucose is not used, or what about the remaining amount of the glucose that is in your body? It is stored in the form of glycogen. And where it is stored? It is stored in the muscles and liver, but when you need it again converted into glucose. जब आपको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा ये ग्लूकोज की फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है. सो स्टूडेंट, इफ़ यू नीडेड अगेन द ग्लूकोज, देन ग्लाइकोजन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. एंड what happened when the carbohydrate amount is excreted? When its limit is excreted, then it is converted into fat, which is a very large compound. Okay. उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, ये जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके पास एसेंशियल कंपोनेंट फूड का, वो है प्रोटीन. अब प्रोटीन हमें क्यों ज़रूरी होता है, या हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रिपेयरिंग करता है कि कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर डैमेज है तो इसकी मदद से वो रिपेयर हो जाता है. और प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है प्रोटीन. वो उनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड. जैसे दीवार जो है वो ईंटों से बनती है, इसी तरीके से प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है. सो why we require protein? We require protein for growth and repair. And what is the composition of protein? That protein is made up of amino acid. और कितनी तरह के अमाइनो एसिड मौजूद हैं? 20 तरह के मुख्तलिफ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. और कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है प्रोटीन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट सल्फर की है. उससे मिलके हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. और प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड में कभी भी डायरेक्टली नहीं जा सकता, शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत लार्ज कंपाउंड है. तो सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन होगी. प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होगा स्मॉलर यूनिट में, जिसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं. और उसको कौन करेगा डाइजेस्ट? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा. उसके बाद सम टाइम आपको अगर दोबारा से जो है प्रोटीन की ज़रूरत है तो दोबारा से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अमाइनो एसिड को कलेक्ट करके दोबारा से प्रोटीन बना देगा. यानी कि एक में प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी हो सकती है और फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी होती है. मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यानी कि किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है. अब उसके बाद जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, या ये कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोटीन से बनती हैं. तो प्रोटीन जो है वो आपके साइटोप्लाज्म का एक बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है. मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, वो भी किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती. मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ क्या होते हैं? सब यूनिट ऑफ सेल जो है वो ऑर्गेनेलीज से मिलके बनता है, जिसको, और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी किससे बनती हैं? प्रोटीन की बनी हुई होती हैं. इसके अलावा आपके मसल्स के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं. इसके अलावा लिगामेंट्स, ठीक है, यानी कि जो कनेक्शन होता है, जो कि आपकी देखें हमने पढ़ा था टेंडन्स और लिगामेंट.
लिगामेंट्स जो होते हैं वो आपकी बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं और टेंडन्स जो है वो आपकी दो बोन्स को जोड़ते हैं। तो यानी कि मसल्स और बोन्स के दरमियान की जो अटैचमेंट होती है जिसको आप लिगामेंट्स कहते हैं वो भी किससे बनते हैं, वो भी प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम भी प्रोटीनिश इन नेचर होते हैं जो कि आपने पढ़ा है। और इसके अलावा ये आपके पास एक एनर्जी का सोर्स है प्रोटीन। और प्रोटीन की अगर आप एनर्जी को देखना चाह रहे हैं कि कितनी आपको एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन को तोड़ें तो आपको 4 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और प्लांट्स के अंदर देखा जाए इसकी सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे आपको प्रोटीन कौन कौन सी सोर्सेज से मिल सकता है, बीन से, पल्सेस से, सीरियल से, ड्राई फ्रूट से मिल सकता है। और एनिमल्स में किससे मिलता है, चीज़, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, मटन और बीफ से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ different amino acids are present. There are 20 different amino acids are present. And what are the elements that made the amino acid? It include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and some sulfur. In which form we take protein? We do not take protein directly. The protein is added up into our blood with the help of the digestive system. So what happened when the protein entered into the digestive system? It is broken down into amino acids. And what is the major contribution of the protein? That it is the major part of cytoplasm, it is the major part of membranes, organelles. What are the organelles? These are the subunit of the cell. It is also the part of muscles, it is also the part of ligaments, and you all know that ligaments and tendons are used to join the bones to bones and bones to muscles. And it is also helping, it is a major part of enzyme because the enzymes are made up of protein. Basically, what are enzymes? They are the proteins that speed up the chemical reaction. And what is the major function of the protein? That it is the major source of energy. And what type of what amount of energy you get from 1 gram of protein? When 1 gram of protein is oxidized, it gives us 4 kilocalorie energy. And what are the important sources of protein? It include beans, pulses, cereals and dry fruit in plants. What are the animal sources from where we get the protein? That include cheese, milk, poultry, fish, mutton and beef. The third and the most important, अब तीसरा या जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास आ जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास आ जाते हैं फैट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाते हैं? फैट्स. फैट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम इन्हें लिपिड्स भी कहते हैं फैट्स को. ठीक है, फैट्स का दूसरा नेम क्या है? लिपिड्स है. लिपिड्स या फैट्स एक ही चीज़ें हैं. और फैट्स किससे मिलके बनता है? फैटी एसिड से मिलके और ग्लाइसिरोल से मिलके बनता है. और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे ये मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलके बना है. और जो मेजर फंक्शन आपके पास आता है फैट्स का या लिपिड्स का, वो क्या है? इनका मेजर फंक्शन ये है कि ये स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक फंक्शंस दोनों परफॉर्म करते हैं. यानी कि ये केमिकल रिएक्शन में भी हेल्प आउट करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन फैट्स की वजह से होते हैं. इसके अलावा जो स्ट्रक्चर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है या उनकी स्ट्रक्चर है, उसमें भी इनका मेजर रोल होता है. अब जो है, जब आपने कार्बोहाइड्रेट जो है, जब आपने यूज़ किया है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, आपने कोई फूड खाया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फ़ैट भी है, तो सबसे पहले अगर आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे वो अगर सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, तो जो दूसरे नंबर पे इस्तेमाल होगी चीज़ वो फैट्स होगी. ठीक है, क्योंकि आप तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स तीनों खाते हैं. तो पहले नंबर पर अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट सारी इस्तेमाल हो चुकी है, उसके बाद कौन सी चीज़ जो है वो आपकी बॉडी यूज़ करेगी? वो फैट्स यूज़ करेगी. तो आफ्टर यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी क्या चीज़ करेगी? फैट्स को यूज़ करेगी. ठीक है, और अगर 1 ग्राम अगर आपके पास ये लिपिड है या फैट है, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करें तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी मिलती है. ठीक है, अब आपके पास जो फैट है, फैट कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर चर्बी के टिश्यूज़ बन जाते हैं जिनको एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं या फैटी टिश्यूज़ कहते हैं. और ये फैटी टिश्यूज़ किधर मौजूद होते हैं? आपकी जल्द के नीचे मौजूद होते हैं. ठीक है, और ये जल्द के नीचे और आपकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के इर्द गिर्द भी आपको ये एडिपोज या फैट टिश्यू नज़र आते हैं. देखें, घर में आप कोई भी गोश्त लेके आए तो उसके साथ आपको
चर्बी वाला हिस्सा नज़र आता है ना, वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन देख लें, आप घर में मुर्गी लेके आते हैं तो उसके इर्द चर्बी की एक पतली सी आपको लेयर नज़र आएगी। वो किसकी लेयर होती है? फैट्स की या एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर होती है। अब हमारी बॉडी में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा, ये आपको आना चाहिए कि ये चर्बी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखें, सम टाइम आपकी बॉडी के अंदर ये इसने मोटी तय बनाई होती है आपकी स्किन और मसल्स के दरमियान, जिसकी वजह से आपको शॉक वगैरह से ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी चीज़ होती है उसमें हम जो बच जाते हैं, या हमारे ऑर्गन जो बच जाते हैं वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि बाहर इसकी लेयर ने हमें प्रोटेक्शन दी होती है, ये हमें इंसुलेट करती है शॉक्स वगैरह से, ठीक है, इंजरी वगैरह से। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा फैट्स का जो है वो ये फंक्शन है कि ये आपकी हेल्दी स्किन को मेंटेन करते हैं, आपके बालों को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी रहने में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। इसके अलावा ये डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन है ए, डी, ई और के, ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के जो इनकी ट्रांसपोर्ट भी जो है वो इन फैट्स की वजह से होती है। और सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको ये मिल सकते हैं? बटर से, घी से, चीज़ से, मीट से, एग से, जो एग की योक है उससे, या मिल्क से, और नट से भी आपको लिपिड्स या फैट्स मिलते हैं। So what are the fats? Fats are the organic compound. We also call them lipid. And how it is made up of? They are made up of fatty acids and glycerol. And what are the important elements that contribute in the formation of fats or lipid? These include carbon, hydrogen, and oxygen. And what is the major function that gives the both structural and metabolic functions? So what happened after the use of carbohydrate? Body use which component of food? The body oxidizes fat for energy. And what happened when we oxidize 1 gram of fat, we get 9 kilocalories energy. And where the fats are stored in the adipose or the fatty tissues. And where they are present between the skin and around the important organ. And what are the functions of these fats or protein? It insulate us from the shock and maintain the body temperature. What are their other functions? They maintain the healthy skin and hair, and it also help in the digestion. And what is the most important function? That it help in the transport of vitamin A, D, E and K in the body. And what are the sources of fats? That include butter, ghee, cheese, meat, egg, yolk, milk and nuts. Now students, I sum up my lecture. First of all, what are the nutrients? Nutrients are the material that the organism obtain and for the use for maintaining their life. And what is the nutrition? The process in which the organism obtain essential material for making food. And what is the mineral nutrition in the plant? It means that the process which deals with how plants get nutrients and where they use them is called the mineral nutrition in the plant. So what are the different type of nutrients? There are two important type of nutrients, macronutrients and micronutrients. Macronutrients are those nutrients that the plant need in larger quantities. They are 9 in number. And what are their name? Carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, potassium, nitrogen, sulfur, calcium and magnesium. And what are the micronutrients? Micronutrients are those nutrients that plant needed in a very low quantities. For example, iron, molybdenum, boron, copper, manganese, zinc, chlorine and nickel. And what is the role of nitrogen? That role, nitrogen is the part of the proteins, hormones, chlorophyll, vitamins, enzyme, and it is essential for the stem and leaf growth, and it is a key element of amino acid. What happened when they are overproduced? When they are overproduced, they cause the delay in the flowering and the fruit formation. And what when they are underproduced or deficiency of nitrogen, it reduces the yield, stunted the growth of the plant, and yellowing of the leaf causes due to the less amount of nitrogen. What is the role of magnesium? Plant required magnesium to form chlorophyll. Without magnesium, plant would not be able to make chlorophyll and carry photosynthesis. It helps in the activations of enzymes. What happened when the magnesium is deficient in the plant? It causes chlorosis, which is the yellowing of leaf, that the normal rate of metabolism also affected by it, and it also lead to the necrosis, that means the cell's death. And what are the fertilizers? Fertilizers are the nutrients that are required for the optimum growth of the plant. We call them fertilizers. And what are the type of fertilizers? There are basically two type of fertilizer: organic fertilizers that derive from plant and animals, and inorganic fertilizers that are derived from chemical compounds. And what are the roles of the
organic fertilizer that they improve the soil structure, retain soil moisture, and also release nutrients slowly, and less risk of leaching, and increase the ability of soil to hold nutrients. And inorganic nutrient promote protein and chlorophyll synthesis, increase growth of the stem and leaves, and produce more flower and large fruit with the help of phosphorus. What are the environmental hazards when we use them overly? Then they create they increase the salinity of the soil, acidity of the soil, and they emit the greenhouse gases such as the nitrous oxide, and they also causes eutrophication, which means increased growth of algae. What are the important components of human food? That include carbohydrate, fats, and proteins. So what are the sources of carbo elements that use in carbohydrate? Carbon, hydrogen, and oxygen. What in the form of starch. It is added when by the digestive system. It is converted into glucose, and in the form of energy we use them. What are the sources of carbohydrate? That include potato, rice, bread, and cereals. And what amount of energy we get from carbohydrate? 4 kilocalories energy. What are the proteins that required for the growth and repair? That are made up of amino acid. And what are the element of proteins? That include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and some sulfur. What are the sources of proteins? That include beans, pulses, cereals, cheese, milk, and poultry. Where we get how many energy? 4 kilocalorie energy. What are the fats? Fats are basically the organic compound. We also call them lipid. And what are their elements? Carbon, hydrogen, and oxygen. We get how much energy? We get 9 kilocalorie energy from the fats. Now students, your homework is to learn and write all the lecture neatly and cleanly on your notebooks. Thank you. On your assignment pages. Thank you very much.